ड्रामे की शुरुआत में हम हान को देखते हैं जहाँ उसकी दादी उसे एक सोही नाम की लड़की के साथ में शादी करने के लिए फोर्स कर रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होती है, जो कि हान के घर और कंपनी में नौकरानी का काम करती है। अब ये सुन करके तो हान पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे ही कैसे मामूली सी मेड से शादी कर लूं जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। इतने में एक गमला हान के ऊपर गिरने वाला होता है, जिसे सोही देख लेती है और उसे रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, जिसकी वजह से वो गमला सोही के ही ऊपर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे हान फौरन से गोद में उठा करके हॉस्पिटल लेकर के भागता है, जहाँ ट्रीटमेंट के कुछ देर के बाद में डॉक्टर सोही का मेडिकल रिपोर्ट लेकर के आते हैं और हान से कहते हैं कि बधाई हो, आप फादर बनने वाले हैं। ये सुन करके तो हान शॉक्ड रह जाता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो। तो डॉक्टर सोही का प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसे देते हुए कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। अब ये सुन करके तो सोही भी हैरान हो जाती है और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि इसका मतलब कि वो रात सपना नहीं था, मैंने सच में किसी के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लिया था। और अब हमें यहाँ से 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सोही गाँव से शहर नौकरी के लिए आई थी और पहली बार वो शहर आकर के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और युवान कंपनी में इंटर करती है, जहाँ वो रिसेप्शन एरिया में जाकर के बताती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, क्या मुझे आज रात यहाँ पर रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है। जिस पर वो गर्ल उसे 89 रूम नंबर का कार्ड देती और कहती कि आप यहाँ पर रुक सकती हैं। अब ये देख करके तो वो काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो कि नशे में धुत होता है, जो कि इस कंपनी का सीईओ था, जिसे उसका असिस्टेंट उसे रूम की तरफ ले जा रहा होता है। लेकिन जैसे वो उसे लेकर के रूम में इंटर करता है, हान के हाथ से 6 नंबर 9 बन जाता है और 86 की जगह 89 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं, जो कि अपना कार्ड लेकर के 89 रूम नंबर में इंटर कर जाती है। जैसे वो रूम के अंदर इंटर करती है तो पूरी तरीके से हैरान रह जाती है, क्योंकि रूम बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था, जिसे देख करके वो सोचने लग जाती है कि लगता है कि वान कंपनी के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, उनका दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जो कि एक इंटरव्यू देने वाली लड़की के लिए इतने अच्छे रूम्स तैयार किए हैं। दूसरी तरफ हम हान के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि उसे अच्छी तरीके से बेड पर सेटल कर देता है और धीरे से वहां से निकल जाता है। जिसके बाद में सोई बेडरूम में इंटर करती है, जैसे वैसे ही लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, जिसे देख करके वो समझ जाती है कि बड़े बड़े शहरों में लगता है कि बेडरूम में इंटर करते ऑटोमेटिक लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। अब मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह उठ करके मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। और यही सोच करके वो हान के बगल में जाकर के सो जाती है। अब आधी रात में वो जैसे ही पलटती है तो वो हान को टच करती है, जिसे टच करके वो सोचने लग जाती है कि हाँ, ये कितना हैंडसम लड़का है, लगता है कि शहर के लड़के बहुत ही ज्यादा हैंडसम होते हैं और मैं तो एक हसीन सपना देख रही हूँ, क्यों ना मैं इस लड़की को किस कर लूँ। एक किस करने में कोई भी बुराई नहीं, क्योंकि ये तो बस एक सपना है। और यही सोच करके वो हान को किस कर देती है। बस फिर होना क्या था, एक किस पाते तो हान भूखे आदमी की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठते हैं। अगली सुबह सोए की जब आँख खुलती तो वो सोचती कि मैं कितना अजीब सपना देख रही थी, मुझे इस टाइप के सपने नहीं दिखने चाहिए। फिर अचानक से उसे याद आता है कि उसे तो इंटरव्यू देने के लिए जाना है, जिसमें कि वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी थी। और यही सोच करके वो हान को बिना देखे वहां से भाग खड़ी होती है। कुछ देर के बाद में हान की नींद खुलती है तो वो सोचता है कि कैसा अजीब सपना मैं देख रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कल रात मैंने किसी के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लिया है। लगता है कि मेरी एज बढ़ने के साथ साथ मेरा दिमाग भी खराब हो चुका है, इसीलिए मैं इस टाइप के सपने भी देखने लगा हूँ। तभी हान के पास में उसकी दादी माँ की कॉल आती है, जिसे वो फौरन से रिसीव करता है। तो दादी कहती है कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई तुम्हारे जैसा नरक पोता पा करके, जो कि शादी तक करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम अपने असिस्टेंट के साथ में रहते रहते उसे ही डेट करने लगे हो, तभी तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती है। ये सुन करके तो हान काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं। तो दादी कहती है कि मैं वो सब नहीं जानती, मैं अभी के अभी तुमसे कंपनी मिलने के लिए आ रही हूँ। जिस पर हान उन्हें बताता है कि दादी आज मैं अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और मैं पूरे 1 महीने के बाद वापस लौट करके आऊंगा, फिर मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। दूसरी तरफ हम सोई को देखते हैं, जो कि भागते हुए रिसेप्शन एरिया पर जाती है और सोचती कि आखिर मेरे पेट में इतनी दर्द क्यों हो रही है। और वो पूछती है कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, तो गर्ल बताती है कि उस साइड हो रहा है, जहाँ वो फौरन से दौड़ती हुई जाती है। तो देखती कि इंटरव्यू रूम तो खाली हो चुका है, क्योंकि सारे इंटरव्यूज कंप्लीट हो चुके थे। जहाँ सोई फौरन से भाग करके मैनेजर के पास जाती है और कहती कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो मैनेजर बताता है कि पहले से इंटरव्यू के सारे स्टॉल्स भर चुके हैं, अब यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। ये सुनकर के तो वो काफी परेशान हो जाती है और हाथ जोड़ते हुए कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा ये सपना है कि मैं यहाँ पर काम करूँ। अब उसकी बातें सुन करके मैनेजर कहता है कि ठीक है, मेरे पास में एक पोस्ट अभी भी खाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम उसमें अच्छी तरीके से फिट बैठोगी। तो वो कहती कि ठीक है, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। और अब हमें यहाँ से 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दादी अपने वादे के मुताबिक कंपनी में इंटर करती है और सोचती कि आज मैं इस बदमाश लड़की को पकड़ करके रहूंगी। 1 महीना पूरा बीत चुका है, अब इसके पास में कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि ये शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि आखिर मुझे इधर भी जितनी उल्टियां क्यों आ रही हैं और मुझे थका थका सा क्यों फील हो रहा है। मैं एक सफाई कर्मी का काम करती हूँ, मेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि मैं इस तरीके से बीमार रहूं। और यही सोचते वो लिफ्ट की तरफ जाती है, जहाँ दादी भी होती है, जहाँ कुछ लोग जल्दीबाजी में दादी को धक्का दे देते हैं और दादी गिरने वाली होती है, पर सोही फौरन से उन्हें पकड़ लेती है और पूछती है दादी आप ठीक तो
है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो दादी कहती कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है कि वो सब जल्दी में थे इसीलिए उन्होंने देखा नहीं। अब ये सुनकर के सोई सोचती कि उसे भी जल्दी से ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा क्योंकि उसे सफाई करनी है। इसीलिए वो कहती कि दादी अब मैं लेट हो रही हूँ इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कह करके वो भागती हुई जाती है और हान से सीधा जा करके टकरा जाती है, जिस पर हान उसे फौरन से पकड़ लेता है और उसे गिरने से रोक लेता है। लेकिन जब उसे देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है और सोचने लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ और वो रात मुझे याद आ रही है। अब इन दोनों को साथ में देख करके तो दादी के मन में पुलाव पकने लगता है और वो सोचती है कि दोनों एक दूसरे के साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये लड़की भी बाय नेचर बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है। जहाँ सोई कहती कि माफ करिएगा मैं लेट हो रही हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। असिस्टेंट कहता है कि जरा इस सफाई कर्मी की हिम्मत तो देखो, बॉस से आकर के टकरा गई। इतने पर दादी उसे पीछे से एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि वो मेरी पोती बहू है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी उसे सफाई कर्मी कहने की। ये सुनकर के तो हान पूरी तरीके से शॉक रह जाता है और कहता है क्या कहा आपने? तो दादी कहती कि जो तुमने सुना मैंने वही कहा, अब से वो मेरी पोती बहू है, मैंने उसे तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है और वैसे भी अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। तुम हमेशा बिजनेस ट्रिप का बहाना करके भाग खड़े होते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। मैं तब तक इसी कंपनी में रहने वाली हूँ जब तक कि तुम उस लड़की से शादी नहीं कर लेते हो। जिस पर हान कहता है कि दादी आप कैसा मजाक कर रही है, कंपनी कोई मजाक की जगह नहीं है। दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं जो कि हान के ऑफिस की सफाई कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने सपना देखा था कि जब मैं बड़े शहर में आकर के जॉब करूंगी तो किसी अच्छे पोस्ट पर रहूंगी, लेकिन मैं तो यहाँ पर आकर के साफ सफाई का काम करने लगी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं एक दिन अपनी काबिलियत के दम पर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। वैसे 1 महीने से मैं इस ऑफिस की सफाई कर रही हूँ लेकिन आज तक मैंने यहाँ के सीईओ को नहीं देखा है और मैंने सुना है कि जो लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करते उनके साथ में वो बहुत बुरा करते हैं। अच्छा ही हुआ कि मैं आज तक उनसे नहीं मिली हूँ। इतना सोच करके वो अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ पर हान एंटर करता है जिसे देख करके वो सोचती कि तो वही इंसान है जिससे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले टकराई थी और यहाँ पर उसे इस बात का एहसास होता है कि यही मिस्टर हान है। अब हान उसे देख करके तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उसके सर में दर्द होने लगता है, जिसे ऐसा देख करके वो सोचने लग जाती है क्या मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? अब तो लगता है कि मेरा काम तमाम है, ये मेरी सैलरी काट लेंगे या फिर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है तो हान उससे पूछता है कि हम इससे पहले कभी मिले हैं क्या? उस रात तुम ही मेरे साथ में थी? अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है तब तक तो दादी बीच में बोल पड़ती कि जल्दी से इससे शादी कर लो। अब ये सुन करके तो उन दोनों को सदमा ही लग जाता है। हान कहता है कि दादी कहीं आप पागल तो नहीं हो गई है, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो दादी कहती है कि आखिर तुम इससे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? इतनी सुंदर लड़की हो और इतनी प्यारी सी दिखती है और वैसे भी तुम किस आधार पर शादी करने से मना कर रहे हो? तुम 30 साल की हो गए हो, क्या तुम्हारी लड़की मून पर से उतर करके आएगी? तो हान कहता है कि दादी मैं इस लड़की का नाम तक नहीं जानता हूँ और आप चाहती कि मैं इससे शादी कर लूँ? तो दादी कहती है कि वैसे भी तुम्हारी लाइफ में कौन सी बहुत ही ज्यादा लड़कियां हैं जिन्हें तुम जानते हो, शादी के बाद में इसे जानते रहना। इतना कहकर के वो सोही से उसका नाम पूछती है, जहाँ सोही फौरन से उन्हें अपना नाम बताती है। तो दादी कहती है कुछ दिन के बाद में तुम मेरे पोते से शादी करने जा रही हो। अब ये सुन करके तो हान पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि दादी बस बहुत हुआ। इतने पर हान के सर पर एक गमला गिरने वाला होता है पर सोही देख लेती है और फौरन से हान की तरफ दौड़ पड़ती है और उसे बचाने के चक्कर में वो गमला जाकर के सीधा सोही के सर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो दादी कहती है कर दिया ना तुमने बंटाधार, मेरी बहू को तुमने चोट लगवा दिया, अब जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ। जिस पर हान फौरन से उसे गोद में उठा करके हॉस्पिटल लेकर के भागता है, जहाँ कुछ देर के बाद में डॉक्टर आते हैं और हान से कहते हैं कि बधाई हो। ये सुनकर के हान कहता है कि आप मुझे किस बात की बधाई दे रहे हैं? तो डॉक्टर कहता है क्योंकि सोही प्रेग्नेंट है, अब आपको अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर के तो सोही काफी परेशान हो जाती है और इसे इस बात का रियलाइज होता है कि वो रात कोई सपना नहीं था, उसने वाकई में किसी के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया था। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डॉक्टर के जाने के बाद में हान उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो सोही कहती है कि नहीं मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। तो हान उससे पूछता है कि फिर ये बच्चा किसका है? अब यहाँ पर सोही सोचने लग जाती है कि अगर मैंने इनसे कहा कि मैं उस आदमी को जानती तक नहीं हूँ तो ये मुझे 1 नंबर 1 की गिरी हुई लड़की समझने लगेंगे और हो सकता है कि मुझे नौकरी से भी निकाल दे और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। इसीलिए यहाँ पर वो फौरन से उससे झूठ बोल देती है कि ये बच्चा जिसका है वो तो मर चुका है। ये सुनकर के तो हान काफी परेशान हो जाता है और हान यहाँ पर सोचने लग जाता है कि इस लड़की के आगे पीछे कोई भी नहीं है, ऊपर से इसके बच्चे का फादर भी नहीं रहा और मेरी दादी इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, क्यों ना मैं इसे यूज करके दादी को कुछ दिनों के लिए रोक लूं। और यही सोच करके वो सोही से कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर के तो सोही को जैसे सदमा ही लग जाता है, जहाँ हान उसे फौरन से ले जाकर के मैरिज ब्यूरो के साथ में शादी कर लेता है। सोही सोचती कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैंने अपने ही बॉस के साथ में शादी कर ली है, जहाँ हान अब उससे कहता है कि मैंने तुमसे सिर्फ 3 महीनों के लिए शादी की है, 3 महीने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और साथ में 2 मिलियन दूंगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के दरमियान तुम्हें मेरे साथ में अच्छे से कोऑपरेट करना पड़ेगा और मेरी दादी के सामने ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि तुम मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा खुश हो और हमारी शादी असली है। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि हमारी शादी फेक है तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगा। जिस पर सोही कहती कि मैं समझ गई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। जहाँ कुछ देर के बाद में हान सोही को अपने साथ मेंशन लेकर के जाता है। दादी उन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हान से कहती कि जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ अच्छा काम किया है और वो सोही से कहती कि अब तुम अपना सारा सामान ले जाकर के हान के रूम में शिफ्ट हो जाओ। ये सुन करके तो सोही को सदमा ही लग जाता है और वो कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो दादी कहती है क्या बकवास कर रही हो, तुमने इससे शादी की है ना, अब
अब से ये तुम्हारा हस्बैंड हुआ, इसलिए तुम्हें इसके साथ ही रहना पड़ेगा, और अगर तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस मुझे जल्दी से कैसे दोगे। अब ये सुन करके तो हान के मुंह से चाय निकल जाती है और उसका ड्रेस खराब हो जाता है, जिसे देख करके सोही फौरन से उसका ड्रेस क्लीन करने लगती है। अब उसके टच से तो हान को जैसे करंट फील होने लगता है और वो फौरन से उससे दूर हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बेडरूम में शिफ्ट कर सकती हो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ कुछ देर के बाद में जिया उसके बेडरूम में इंटर करती है और इतना सुंदर रूम देख करके वो काफी ज्यादा हैप्पी होती है। तो हान उसे कहता है कि वो सोफे वाला साइड तुम्हारा है, जिस पर जिया फौरन से जाकर के सोफे पर बैठ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैंने वैसे भी इतना अच्छा सोफा कभी भी नहीं देखा है। जिस पर हान उसे करीब जाता है और उसे उठा करके कहता है कि अपने मकसद को भूल मत जाना। तो सोही कहती है कि मैं अपने मकसद को कभी भी नहीं भूलूंगी, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। तो हान उसे कहता है कि ये बताओ कि तुमने आखिर रिवान कंपनी को ही क्यों चुना। तो सोही कहती है क्योंकि आपका कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही नामी कंपनी, कौन यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहता है, बस इसीलिए मैंने यहाँ पर काम पाने की कोशिश की है और मेरा कोई भी मकसद नहीं था। ये सुनकर के हान सोचने लग जाता है कि बहुत सारी औरतों को मैंने अपने करीब आने की कोशिश करते हुए देखा है, जिनके अलग अलग मोटिव्स रहे हैं, लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल साफ दिल की है और बहुत ही ज्यादा अलग है। जहाँ सोही उसे कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं गाँव से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं एक दिन अपनी काबिलियत साबित कर करके रहूंगी और यहाँ पर शहर में अच्छी तरीके से सेटल होने का मेरा सपना है, जिसे मैं एक दिन जरूर पूरा करूंगी। अब अगले दिन सोही अपने काम के लिए तैयार होकर के हान के ऑफिस जाती है और वहाँ की साफ सफाई करने लगती है। तभी वहाँ पर टीम लीडर लियू आते हैं, जिससे कि हान कहता है कि आज से सोही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहेगी। ये सुनकर के तो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि पर आप तो किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को अपने आसपास नहीं चाहते हैं, और वैसे भी ये तो बस एक सफाई कर्मी, आखिर आप इसे अपनी सेक्रेटरी कैसे बना सकते हैं। जिस पर हान कहता है कि लगता है कि तुम्हें इस बात से बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। ये सुनकर के लियू डर जाती है और कहती है कि माफ करिएगा। इतना कह करके वो वहाँ से अपना मुंह बना करके चली जाती है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर के सोही काफी ज्यादा खुश होती है और वो हान को फौरन से धन्यवाद करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसका पैर पेन पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है, पर हान फौरन से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और वो दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लग जाते हैं। और कुछ देर के बाद में जब उनका मूवमेंट ब्रेक होता है तो बहुत ही ज्यादा awkward फील करते हुए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर सोही बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। ये देख करके हान के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जब सोही अपने केबिन में जाकर के बैठ जाती है और अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बात से टीम लीडर को बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है और वो कहती है कि अब देखो मैं तुम्हें कितना ज्यादा काम देती हूँ, और यहाँ पर वो जेलसी के मारे उसे बहुत सारे काम करने के लिए दे देती है। लेकिन सोही तो बहुत प्यार से, बहुत हंसी खुशी उस सारे काम को एक्सेप्ट करती है और बहुत ही ज्यादा मन लगा करके अपने काम को कंप्लीट करना शुरू करती है। और काम करते करते बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है। जहाँ हान जब अपने ऑफिस से बाहर निकल करके आता है तो वो सोही को कंटिन्यू काम करते हुए देखता है और वो सोचता है कि लड़की अपने काम को लेकर के कितनी ज्यादा ईमानदार है और कितनी ज्यादा सीरियस है और काम करते हुए कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। जहाँ वो अचानक से खुद से कहने लग जाता है कि हान ये तू क्या कर रहा है, आखिर तू उसकी तरफ इतनी ज्यादा क्यों अट्रैक्ट होते जा रहा है, जबकि तू ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि वो किसी और के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है और ये शादी फेक है। जहाँ वो सोही के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, इतनी देर तक काम करना ठीक नहीं है, इससे तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ सोही उसके पीछे जाती है और घर जाकर के वो अच्छे से खाना बनाती है। तो दादी वो सभी चीजें देख कर कहती है कि पर बेटा तुम तो थक करके आई थी ना, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर वो हान से कहती कि देखा तुमने, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो कि तुम्हें सोही जैसी वाइफ मिली है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सूप तैयार करवाया है, क्योंकि तुम 30 साल के हो गए और अब जाकर के तुम्हारी शादी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे अच्छे फूड्स खाओ ताकि जल्दी से मुझे ग्रैंड चिल्ड्रंस दे सको। ये सुन करके तो हान का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है और जिया भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जहाँ हान कह देता है कि सोही पहले से प्रेग्नेंट है दादी, इसलिए आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर के तो सोही के फेस का रंगत उड़ जाता है कि इन्होंने क्या किया। जहाँ दादी भी सदमे में चली जाती है और कहती है क्या कहा तुमने, बहू प्रेग्नेंट है। अब तो दादी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से सोही के पास जाती है और कहती है कि तुम इस तरीके से बैठने की ज्यादा देर तक जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक पहुंचा देती हूँ। तो हान कहता है कि दादी आप परेशान मत होइए, मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ। जहाँ हान सोही को अपने साथ लेकर के रूम में चला जाता है। अब दादी तो इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो खुद अपने हाथ से सोही के लिए सूप बनाने के लिए चली जाती है। इधर रूम के अंदर आने के बाद में सोही हान से कहती है आखिर आपने दादी से मेरे प्रेगनेंसी के बारे में क्यों बताया। तो हान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छी डाइट मिले और दादी तुम्हारी देखभाल करे क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। सोही तो उसे देखी जा रही होती है और सोचती है कि कितने हैंडसम है, लेकिन सबसे बुरी बात तो ये कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है इन्हें देख करके बार बार की उस रात वाला लड़का इनसे मैच करता है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। इतनी पर हान उसके करीब आता है और कहता है कि आज से तुम मुझे हस्बैंड कहोगी क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि दादी को जरा सा भी शक हो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ सोही खुद में बड़बड़ाने लग जाती है कि जब ये शादी फेंके
तो मैं आपको आखिर हस्बैंड क्यों कहूंगी। तभी उसके पास में उसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है जो कि उससे पूछती है कि तुम अच्छे से शहर में सेटल हो गई या नहीं। तो सोही उसे बताती है कि मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे सब कुछ पता है। ये सुनकर के सोही थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उससे पूछने लग जाती है क्या तुम्हें ये बात पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर के तो उसकी फ्रेंड के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है क्या कहा तुमने, तुम प्रेग्नेंट आखिर कैसे हो गई। यहाँ पर सोही अपने फ्रेंड के सामने सारी बातें बताना शुरू करती है किस तरीके से वो होटल रूम में चली गई थी और रात के अंधेरे में उसने एक अनजान आदमी के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया और वो तो उस आदमी को जानती तक नहीं है और ना ही उसका फेस देखा था उसने। इधर दादी सूप लेकर के उसके रूम के बाहर आती है और सोही की सारी बातें सुन लेती है और उन्हें यहाँ पर समझ में आ जाता है कि शायद वो हान के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट नहीं है और इस बात को लेकर के वो काफी ज्यादा टेंशन में चली जाती है। मेट कहती है पर ये बात तो ठीक नहीं, इससे तुम्हारी फैमिली की बदनामी हुई। तो दादी कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सोही एक कैरेक्टरलेस टाइप की लड़की है। जिस पर मेट कहती है पर अब इस बात को कंफर्म करने के लिए आपके पास बस एक ही उपाय बच गया है कि आप उनका डीएनए टेस्ट करवा ले। दादी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, कल मैं उसे किसी बहाने से हॉस्पिटल लेकर के जाऊंगी। जहाँ वो इसी प्लान के मुताबिक सोही को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर के जाती है। अब उन्हें इतनी ज्यादा टेंशन में देख करके सोही कहती है कि दादी आप इतनी परेशान क्यों है, ये तो मेरा एक रूटीन चेकअप है। तो दादी कहती है कि तुमने सही कहा, जिसके बाद में सोही अंदर चली जाती है। अब कुछ देर के बाद में डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि रिपोर्ट कल तक आ जाएगा। तो दादी कहती है कि ठीक है। जहाँ चेकअप होने के बाद में सोही अपनी कंपनी चली जाती है पर उस चेकअप की वजह से उसके पेट में कंटिन्यू दर्द फील होने लगता है और दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन इतने पर लियो आकर के ढेर सारी फाइल उसके टेबल पर पटक देती है और उससे कहती है कि इन सबको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर देना। जिस पर सोही दर्द भरी आवाज में कहती है कि ठीक है मैं कर दूंगी। तो लियो उसका फेस देखकर ही कहती है काम से बचने के लिए बीमार पड़ने की नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आधे घंटे के अंदर ये सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। इतना कहकर के वो जैसे ही मुड़ती है सोही फर्श पर गिर करके बेहोश होने लगती है, जिसे देख करके ऑफिस के लोग परेशान हो जाते हैं। पर लियो अभी भी उसके ऊपर काम को लेकर के चिल्लाने लगती है और कहती कि नाटक करना बंद करो। तभी वहाँ पर हान आ जाता है, जिसे देख करके लियो कहती कि देखिए ने बॉस, ये कामचोर लड़की है जो कि काम से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रही है। हान उसकी बातों को इग्नोर करता है और सोही के पास जाता है और उसे उठा करके उसकी कंडीशन देखता है। सोही उससे बताती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिस पर हान उसे फौरन से अपनी गोद में उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ डॉक्टर आकर के बताते हैं कि माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो तो कल आपकी दादी माँ इन्हें यहाँ पर डीएनए टेस्ट के लिए लेकर के आई थी, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम इन्हें हो रही है, इन्हें थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब ये सुनकर के तो उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताता है कि मैंने आपका रिजल्ट आपके मेंशन में भिजवा दिया है। अब ये सुनकर के तो उन दोनों को दूसरा झटका लगता है और वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। डॉक्टर सोचता है कि रिपोर्ट तो 100% मिस्टर हान से मैच करता हुआ आया है और ये बच्चा भी उन्हीं का है, फिर ये दोनों इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे कि बच्चा मिस्टर हान का ना हो। इधर दादी रिपोर्ट लेकर के बैठी होती है, तभी वो दोनों पागलों की तरह भागते दौड़ते वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ दादी इन दोनों को देख करके काफी खुश हो जाती है और बहुत प्यार से इन्हें बैठने के लिए कहती है, जहाँ वो सोही से कहती है कि बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये सुनकर के तो उन दोनों का खून ही सूख जाता है, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि अब दादी डीएनए रिपोर्ट के बारे में बात करने वाली है। और यहाँ पर सोही समझ बैठती है कि अब तो उसे अपने जॉब से हाथ धो देना पड़ेगा और हान बेचारा तो बिल्कुल परेशान हो जाता है और दादी से कह बैठता है कि दादी अब जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सोही को इन सभी चीजों के लिए फोर्स किया था। अब ये सुनकर के तो दादी फायर हो जाती है और उसे मारते हुए कहने लग जाती है कि नालायक कहेंगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने सोही के ऊपर खुद को फोर्स करने की कोशिश की, आज तुमने हमारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े राक्षस निकलोगे। जिस पर सोही उन्हें रोकते हुए कहती कि दादी प्लीज इन्हें राक्षस मत कहिए, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ये मेरे हस्बैंड है। जिस पर दादी कहती कि बेटा तुम इतनी भोली भाली कैसे हो सकती हो, ये राक्षस नहीं तो और क्या है जिसने तुम्हें जबरदस्ती प्रेग्नेंट बना दिया। ये सुनकर के तो हान और सोही का फेस देखने लायक होता है, क्योंकि दादी ने हान की बातों को किसी और वे में ले लिया था। सोही दादी से पूछती कि दादी क्या आपने डीएनए रिपोर्ट देख लिया। जिस पर दादी कहती कि बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था, पर तुम इस नालायक को डिफेंड नहीं कर सकती हो। अब दादी का इतना कूल जवाब सुन करके तो वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि दादी ने रिपोर्ट देखा ही नहीं, पर दादी तो रिपोर्ट पहले से ही देख चुकी थी और उन्हें पता था कि ये बच्चा हान का ही है। जहाँ दादी अब अपना जेठ कंगन निकाल करके सोही को देती है और कहती कि मेरे परिवार की निशानी है जो कि यहाँ की बहुएं पहनती है, और वो हान से कहती कि अगर तुमने सोही को परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ करके रख दूंगी। जिस पर हान कहता है कि दादी मैं समझ गया। इतना कह करके वो सोही को अपनी गोद में उठा करके बेडरूम की तरफ चला जाता है। ये देख करके तो दादी काफी खुश हो जाती है। इधर हान सोही को लेकर के अपने बेडरूम में जाता है और डॉक्टर के दिए हुए ऑयल को निकाल करके उसे दिखाता है और बताता है कि अगर तुम प्रेगनेंसी के दौरान इसे लगाओगी तो तुम्हें स्टेज मार्क्स नहीं पड़ेंगे, चलो चुपचाप से लेट जाओ, मैं तुम्हें इसे लगाता हूँ। ये सुनकर के तो सोही का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है और वो कहती कि मैं खुद से कर लूंगी। जिस पर हान कहता है कि देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये मेरा काम है और अब मैं दादी से और बात नहीं सुनना चाहता हूँ। इतना कह करके वो उसकी शर्ट को उठाने लगता है। इतनी पर वहाँ पर दादी आ जाती है। अब तो इस सिचुएशन को देख करके उन्हें फिर से गलतफहमी हो जाती और वो हान को पकड़ करके कहती कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी मैं तुम्हारा लफंगागिरी निकालती हूँ। इतना कह करके दादी हान को खूब पीटती है। हान बेचारा कहता रह जाता है कि दादी आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन दादी तो उसकी एक बात नहीं सुनती है और लास्ट में हान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अब इतना पीटने के बाद में तो हान का फेस पूरी तरीके से सूज जाता है। जहाँ सोही बैठ करके बहुत प्यार से उसके फेस को सेक रही होती
होती है। अब हान फ्रस्ट्रेट होकर के उससे पूछता है क्या तुम मुझे सारी सच्चाई बताओगी कि आखिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई और ये बच्चा किसका है। मुझे झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना इस बार। जहाँ सोही एक एक करके उस रात वाली बात उसे बताने लगती है। सोही की हर एक बात हान से मैच कर रही होती है और वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि कैसा इत्तेफाक है, क्योंकि मेरे साथ में इस तरीके का इंसिडेंस हो चुका है जिसे मैंने एक सपना समझ रखा है, क्या वो सच्चाई भी हो सकता है। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर दादी सूप लेकर के आ जाती है और सोही को बहुत प्यार से सूप देती है और हान को तो ऐसे देखती है जैसे कि उन्होंने अपने दुश्मन को देख लिया हो। अगली सुबह दादी सोही के लिए बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस मंगवाती है जिसे देख करके तो सोही हैरान रह जाती है क्योंकि वो सारे ड्रेस बहुत ही ज्यादा महंगे थे, जिसे देख करके उसे चक्कर आने लगता है और वो दादी से कहती है कि दादी मैं आपसे इतने महंगे कपड़े नहीं ले सकती हूँ। तो दादी कहती है कि बेटा ये तो एक छोटी सी सॉरी है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया था और तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हारा डीएनए टेस्ट भी करवाया। अब दादी का इतना प्यार दुलार देख करके सोही सोचने लग जाती है कि दादी मेरे ऊपर कितना ज्यादा भरोसा करती है और मुझसे कितना प्यार करती है। लेकिन जिस दिन दादी को सच्चाई पता चलेगा उस दिन उन्हें कितना बड़ा सदमा लगेगा और उनका दिल टूट जाएगा। इधर हान ये सब देख करके सोचने लग जाता है कि दादी सोही से हद से ज्यादा प्यार करने लगी है, पर हमारी शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, अगर सोही सच में मेरी वाइफ बन जाती तो ये इतना भी बुरा नहीं होगा। जहाँ हान सोही से कहता है कि दादी इतने प्यार से तुम्हारे लिए सब लेकर के आई हैं, जाकर के इन ड्रेस को तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो सोही उसकी बात मान करके कपड़े लेकर के वहाँ से ट्राई करने चली जाती है। अगले दिन सोही जब ऑफिस जाती है तभी वहाँ पर लियू आती है और कहती है कि तुम्हारे जैसी गाँव की गरीब देहाती लड़की इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े कब से पहनने लग गई, ऊपर से कुछ दिनों के अंदर ही तुम नौकरानी से सीधा बॉस की सेक्रेटरी बन गई। इतनी जल्दी तरक्की तो गलत तरीके से ही किया जा सकता है। अब ये सुनकर के ऑफिस के सभी लोग सोही को लेकर के तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लियो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी अमीर आदमी की मिस्ट्रेस बन गई हो और यहाँ पर आकर के जरूर तुमने मेरे बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश की है। तुम्हारे जैसी बच्चे लड़कियां अपने आसपास का भी माहौल खराब कर देती है और मेरे बॉस तो इस टाइप की औरतों से सख्त नफरत करते हैं। जिस पर सोही कहती है कि मैं एक बहुत ही ईमानदार लड़की हूँ जो कि यहाँ पर आकर के बहुत मेहनत करके अपना काम करती है, इसीलिए मेरे बारे में इस टाइप के शब्दों को उपयोग करने से पहले 100 बार सोच लेना। लेकिन लियो तो एकदम से जलन में पागल हो जाती है और कहती है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल करके बाहर फेंक दो। इधर हान अंदर से खड़ा होकर के देखता है कि बाहर कुछ बवाल चल रहा है, इसलिए वो फौरन से बाहर जाता है और पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर लियो फौरन से कहती है कि बॉस देखिए ना, ये यहाँ पर वर्क प्लेस पर ऐसे कपड़े पहन करके आ रही है, इसका पूरा मकसद है आपको सीड्यूस करके फंसाने का, इसीलिए मैंने इसे जॉब से निकाल दिया है। हान कहता है कि आखिर ये अधिकार तुम्हें किसने दिया है। अब ये सुन करके तो लियो का मुंह ही बंद हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाती है। हान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी सोही के कपड़ों को लेकर के उसके कैरेक्टर को जज करने की, कल से तुम दोनों को जॉब पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सुन करके तो लियो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर हान उसकी एक बात नहीं सुनता है और सोही को अपने साथ लेकर के ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहाँ सोही उसे बताती है कि मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की थी, सब मिलकर के पता नहीं क्यों मुझे बुली करने लग गए थे। तो हान कहता है कि अब से तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ये सुनकर के सोही के दिल में हान को लेकर के फीलिंग उमड़ने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती कि तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मुझे हान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और मैं तो हान के लायक भी नहीं हूँ। और यही सोच के वो उससे कहती है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाएगा तो आपको मेरे लिए इस टाइप की परेशानी कभी भी नहीं उठानी पड़ेगी। इस बात पर हान गुस्से से उससे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकालने का। जिस पर सोही कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, कहाँ मैं गरीब गाँव की लड़की, ऊपर से आपके लायक भी नहीं हूँ। इस बात पर हान उसे गुस्से से पकड़ करके कहता है कि जरा फिर से ये बात दोहराना। इतने पर वहाँ पर यान आती है जो कि हान की बचपन की लवर थी और वो सोही को देख कर कहती है कि अगली औरत कौन है और तुम इसके साथ में क्या कर रहे हो। ये सुनकर के सोही वहाँ से जाने लगती है तो हान उसे रोक करके कहता है कि सोही मेरी वाइफ है। ये सुनकर के तो यान को सदमा ही लग जाता है और वो कहती है कि तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, हम एक दूसरे के साथ में पले बड़े, मैं अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए क्या चली गई, तुमने तो किसी और से ही शादी कर ली। तो हान कहता है कि पर अब यही सच्चाई है, इस बात को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो। इस बात पर यान भड़क जाती है और कहती है कि हमारी फैमिली के तुम्हारे साथ में कितने अच्छे रिलेशन है, मेरे फादर की कंपनी के साथ में तुम्हारे अच्छे टाई अप है, भला तुम ऐसी लो क्लास की लड़की के साथ में शादी कैसे कर सकते हो, जरूर इस लड़की ने तुम्हें फंसाया, मैं अभी के पीछे धक्के मार करके बाहर फेंकती हूँ। जिस पर हान कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरी वाइफ की और ज्यादा इंसल्ट की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर के यान कहती है कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम इस बोरिंग लड़की के साथ में कितने दिन रह पाते हो, तुम्हें एक न एक दिन मेरे पास वापस लौट करके तो जरूर आना पड़ेगा। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हान सोही से कहता है कि उसकी बातों पर ध्यान मत देना। तो सोही कहती है कि पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको सच में बहुत लाइक करती है। जिस पर हान कहता है कि पर मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। ये सुनकर के सोही सोचती है कि मुझे हान से दूर रहना चाहिए, इससे पहले कि मैं इनके प्यार में बहुत बुरी तरीके से पड़ जाऊँ। और वो यहाँ पर बहाना करती कि मुझे बहुत जरूरी काम है। इतना कह करके वो हान से दूर चली जाती है। जहाँ हान कहता है कि सोही क्या तुम मेरी रियल वाइफ बनोगी, और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देख करके सोचता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। इधर सोही बाहर आकर के सोचती कि आखिर मैं हान के लिए इतना ज्यादा क्यों फील करने लगी हूँ, मैं तो उनकी फेक वाइफ हूँ ना, फिर वो मेरी इतनी साइड क्यों लेते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने आज यान को भी भगा दिया मेरे लिए। ये सब होने के बाद में दोनों जब घर जाते हैं तो सोही देखती कि हान अभी भी उससे गुस्सा है, इसीलिए वो उससे पूछती कि अभी भी आप मुझसे नाराज हैं। जिस पर हान कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं किस बात को लेकर के गुस्सा हूँ। तो सोही कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप यान को लेकर के गुस्सा है, आपको उसे बता देना चाहिए था कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इस बात को लेकर के अब हान
बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ में इतने समय से हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। ये सुनकर के सोही बीते हुए पलों को याद करने लग जाती है कि हान उसका कितना ख्याल रखता है और वो यहाँ पर सोचती है कि फीलिंग तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है मेरे दिल में, मैं तो आपसे प्यार भी करने लग गई हूँ, पर मैं किसी और के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपके बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं और आपके लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती हूँ। जहाँ हान अब उसकी चुप्पी देख करके और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सोने जा रहा हूँ। इतना कह करके वो सोफे पर ही सो जाता है। अगले दिन सोही जब ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि एक आदमी चक्कर खा करके गिरने वाला होता है, इसलिए वो फौरन से उसके पास जाती है और मदद के लिए पूछती है। तो वो बताता है कि मेरा शुगर लो हो गया है, जिस पर सोही उसे फौरन से एक कैंडी निकाल करके देती है और उसकी मदद करने के बाद में वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। जहाँ कुछ देर के बाद में असिस्टेंट उसी आदमी को लेकर के अंदर आता है और सभी एम्प्लॉय के सामने बताता है कि इनका नाम जियांग है, आज से हमारे डिजाइनिंग विभाग के न्यू डायरेक्टर हैं। जहाँ जियांग सोही को देख करके पहचान जाता है और कहता है कि हम फिर से मिल गए, अगर आज आपने मेरी मदद न की होती तो आज मैं यहाँ पर ना होता, वैसे क्या हम दोपहर का लंच एक साथ कर सकते हैं। इतने पर वहाँ पर हान आ जाता है और उसकी ये बात सुन करके तो उसकी जलेसी और गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। जहाँ वो चिल्ला करके कहता है कोई कहीं भी नहीं जाएगा। जहाँ जियांग उसे देख करके फौरन से अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन हान तो उसे बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर देता है और कहता है कि इतने सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं, पहले उस काम को पूरा करो, कोई कहीं भी नहीं जाएगा। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। पर जियांग तो जियांग था, वो कहता है कोई बात नहीं है, ऑफिस से छूटने के बाद में हम साथ में डिनर पर चलेंगे। तो सोही खुशी खुशी हाँ कर देती है। जहाँ दोपहर में लंच के लिए हान सोही को अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है और बहुत प्यार से उसे लंच सर्व करता है। ये सब देख करके तो सोही काफी ज्यादा खुश होती है और इसी बीच में वो उसे जियांग के साथ डिनर पर जाने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन ये सुनकर के हान का मूड बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाता है और वो उसे परमिशन नहीं देता है। जहाँ रात होती है हम देखते हैं कि वो भी सोही के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख करके सोही कहती है कि जियांग ने सिर्फ मुझे ट्रीट दिया था ना कि आपको। तो हान कहता है कि उस डिनर के पैसे मैं पेड करूंगा। ये सुनकर के सोही सोचती है कितनी जिद्दी इंसान है। अब कुछ देर के बाद में सोही और हान जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जियांग तो हैरान हो जाता है और हान से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी आएंगे। तो हान कहता है कि मैं तो बस बॉस होने के नाते यहाँ पर आया था ताकि मैं देख सकूं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर जियांग कहता है कि आप कब से एम्प्लॉयज को लेकर के इतनी चिंतित होने लग गए। जिस पर हान कहता है कि जब से तुमने कंपनी ज्वाइन की है और लोगों को ट्रीट देना शुरू किया है। जहाँ सोही फौरन से बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि अब मुझे भूख लगी है। ये सुनकर के दोनों शांति से बैठ जाते हैं और किसी तरीके से शांति से डिनर निपट जाता है। पर बाहर आकर के सोही को ठंड लगने लगती है, जिस पर जियांग फौरन से अपना जैकेट निकाल करके उसे देने ही वाला होता है, पर हान उससे पहले सोही को अपना जैकेट पहना देता है और उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। उसका ऐसा बिहेवियर देख करके तो जियांग भी काफी ज्यादा दंग रह जाता है। वहीं हान सोही को लेकर के घर पहुंचता है तो सोही तो काफी ज्यादा नींद में होती है और रास्ते में उसकी गोद में ही सो जाती है। और हान उसे जैसे ही रूम के अंदर लेकर के जाता है, सोही कहने लग जाती कि लगता है कि आज भी मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो हान कहता है कि आज तुम कोई भी सपना नहीं देख रही हो, देखो आंखें खोल करके मैं तुम्हारे सामने हूँ। जिस पर सोही कहती कि आपको पता है मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी हूँ, पर इस प्यार का क्या फायदा, हमारी शादी तो फेक है ना, ऊपर से ये बच्चा भी आपका नहीं है। काश ये बच्चा आपका होता और ये शादी नकली ना होती तो मुझे आपसे दूर न जाना पड़ता। ये सुनकर के हान कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इस बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। ये सुनकर के सोही कहती कि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन है। इतना कहकर के वो उसे बहुत प्यार से किस करती है, जिस पर होना क्या था हान भी उसे डीपली किस करने लग जाता है। अगले दिन सोही की जब आंख खुलती है तो हान उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, कल रात तुम्हें फीवर हो गई थी जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोही हान को किस करते वक्त ही बेहोश हो गई थी और उसे थोड़ी थोड़ी से फ्लैशबैक भी याद आने लगती है, जिसे सोच करके उसका फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है। और वो हान से पूछती है क्या मैंने कल रात कुछ अजीब हरकतें की थी या फिर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था आपको। तो हान उसे करीब जाकर ये कहता है क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुमने तो मुझसे कहा था कि अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं चाहती हो बल्कि तुम्हें रियल मैरिज चाहिए। तो सोही कहती कि मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं जियांग के साथ डिनर पर गई थी। अब जियांग का नाम सुन करके तो हान को आग ही लग जाती है और वो गुस्से से खड़ा होकर के सोचने लग जाता है कि इस लड़की को सिर्फ जियांग याद है, उस बात को तो भूल ही गई जो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। इसने अपने प्यार का इजहार मेरे सामने किया था और यही सोच करके वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर के वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी हरकत देख करके तो सोही पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। जहाँ कुछ देर के बाद में सोही जैसे रेडी होकर के कंपनी पहुंचती है, वहाँ पर जियांग उसे मिल जाता है और उसे कहता है कि सोही तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा फेस देख करके ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बीमार हो। जिस पर सोही कहती कि मैं ठीक हूँ, बस कल रात में थोड़ी सी फीवर हो गई थी। तभी वहाँ पर हान आता है जिसे देख करके जियांग जानबूझ करके सोही को टच करते हुए उसका फीवर चेक करने लगता है। ये देख करके तो हान के अब जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से सोही के पास आ जाता है और जियांग से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है, इसलिए तुम हर वक्त सोही के आगे पीछे मंडराते रहते हो। जिस पर जियांग कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो सोही को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंसर्न था। जिस पर हान कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर के वो सोही को अपने साथ लिफ्ट के अंदर लेकर के चला जाता है और उससे कहता है कि कल रात की बात तुम्हें कुछ भी याद नहीं, जो भी कुछ तुमने मुझसे कहा था, लेकिन तुम्हें जियांग हमेशा ही याद रहता है और अब तो तुम खुलेआम उसके साथ में फ्लर्ट भी करने लग गई हो। जिस पर सोही कहती कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे और जियांग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। जिस पर हान कहता है कि अब हमारी
हमारे बीच में डिवोर्स कभी भी नहीं होगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इसीलिए एक बात याद रखना कि आज के बाद में कभी भी किसी दूसरे आदमी से तुम बात करते हुए मुझे नहीं दिखनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिस पर सोही कहती है कि आपको जेलस फील हो रहा है। इस बात पर हान भड़क जाता है और कहता है क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। ये देख करके सोही डर जाती है और कहती है प्लीज ऐसे बिहेव मत करिए क्योंकि इस तरीके से आपको देख करके अब मुझे डर लगने लग गया है। इस बात पर हान फौरन से पीछे हट जाता है। अब ये सब होने के बाद में सोही काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि अगर ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो हान इस तरीके की बातें मुझसे क्यों करने लग गए हैं, और उन्होंने उस रात मुझे किस भी किया था, क्या वो मुझे लाइक करने लगे हैं। तभी वहाँ पर जियांग आता है जिसे देख करके सोही घबरा जाती है। तो जियांग उसे पूछता है कि तुम्हारे चीक्स इतने रेड क्यों हो रहे हैं। तो वो कहती है कि लगता है कि मुझे एलर्जी हो गई। इतना कह करके वो शर्मा करके वहाँ से भाग खड़ी होती है। उसके जाने के बाद में जियांग सोचता है कि दादी का दिया हुआ काम तो मैं काफी अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में क्यों है, जबकि दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा चाहते हैं। तभी वहाँ पर हान का असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। अब ये सुन करके तो जियांग हंसता है और सोचता है कि अच्छा मौका है, चलो मैं हान को और भी ज्यादा प्रोवोक करूँ ताकि वो और भी ज्यादा सोही के करीब आ जाए। अब जियांग जैसे ही ऑफिस के अंदर जाता है तो हान उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे कह सकूं कि तुम सोही से जितनी हो सके उतनी दूर रहो। जिस पर जियांग कहता है कि पर सोही तो एक नॉर्मल सी कोवर्कर है, लेकिन दूसरी बात ये भी कि वो इतनी ज्यादा क्यूट है कि मैं उससे दूर रह ही नहीं पाता हूँ। अब ये सुन करके तो हान धीरे धीरे करके अपना आपा खो रहा होता है। जियांग कहता है कि वैसे भी मैं सिंगल हूँ और वो भी सिंगल है, अगर हम एक दूसरे को डेट करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। अब ये शब्द सुन करके तो हान की सुलग करके राख हो जाती है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि सोही मेरी वाइफ है, अगर मैंने तुम्हें उसके आसपास दोबारा देख लिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। जिस पर जियांग कहता है कि पर मैंने सुना है कि आपकी शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन सोही शादी से फ्री हो जाएगी और खुद आकर के मुझे चूज करेगी, और आप यहीं पर बैठ के इसी तरीके से जेलस फील करते रहना। इतना कह करके वो आग लगा करके धीरे से यहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर सोही एक फाइल लेकर के आती है क्योंकि उसे हान से साइन करवाना था, पर हान के दिमाग में तो जियांग की बातें गूंज रही होती हैं और वो फाइल को फेंकते हुए कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। तो सोही कहती है कि आप किसी बात से परेशान है। तो हान कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ से निकल जाओ। जिस पर सोही फिर से उससे कहती है कि मुझे पता है कि आप जियांग वाले इंसिडेंट्स को लेकर के काफी ज्यादा गुस्से में हैं, पर मैं अब से उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ हान उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को निकाल करके देखते हुए कहता है कि सोही मैं तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ में कभी भी नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कह करके वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ करके फेंक देता है। जहाँ घर आने के बाद में हान का मूड स्टिल खराब ही होता है और वो डिनर को अवॉइड करके अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो दादी सोही से कहती है कि उसे जाने दो, पर तुम्हारा डिनर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस पर सोही दादी की बात मान करके उनके पास आकर के बैठ जाती है और उनसे पूछती कि भविष्य में अगर हान ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो क्या आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। जिस पर दादी कहती है कि बेटा भले वो ऊपर से कोल्ड दिखता है लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, उसे बचपन से अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला है इसीलिए वो रूड हो गया है, पर मैंने देखा है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए अलग जगह है, वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, पर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना नहीं जानता है। मैं पूरे यकीन के साथ में कह सकती हूँ कि वो तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं देगा। ये सुनकर के तो सोही बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और सोचने लग जाती है कि उन्होंने मुझसे आज तक नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो कह सकती हूँ। जब हम रात का सीन देखते हैं हान अभी भी बेचैन होता है, उसका नींद सुकून सब कुछ उड़ गया होता है। तभी वो सोही के पास उठ करके जाता है जो कि अब घोड़े बेच करके सो रही होती है और वो उसे बहुत प्यार से ब्लैंकेट उड़ा करके उसे देखते हुए कहता है कि जान क्या तुम मेरे और जियांग के बीच में से मुझे चुनोगी। अगर तुम चुप रही और कोई भी जवाब नहीं दी तो मैं इसे हाँ में ले लूंगा, फिर मैं तुम्हें अपने पास से कभी भी नहीं जाने दूंगा। इतना कह करके बहुत प्यार से वो उसके फोरहेड पर किस करता है। अगले दिन सोही को पेरेंटल क्लास अटेंड करने के लिए जाना होता है, पर हान अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से हामी नहीं भरता है क्योंकि वो चाहता था कि सोही उससे एक दो बार कहे, और यही सोच करके वो कह देता है कि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद में वो इस बारे में सोचेगा। लेकिन दादी तो दादी थी, इसीलिए वो सोही को जियांग के साथ में भेज देती है। जहाँ क्लास के अंदर जियांग को सोही का हस्बैंड सभी समझ बैठते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत प्यार से बेबी के बारे में सब कुछ सीख रहे होते हैं। इधर दादी को उन दोनों की फोटो रिसीव होती है और वो फौरन से फोटो लेकर के हान के पास जाती हैं और उसे उन दोनों की फोटो दिखा करके आग में घी डालने का काम कर देती हैं। जब वो उसे चिढ़ाते हुए चली जाती है, अब तो हान इमेजिन करने लग जाता है कि जियांग सोही के साथ में और बेबी के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जल्दी वो दोनों शादी करने वाले हैं, और ये इमेजिन उसे अंदर तक झकझोर करके रख देता है और वो फौरन से वहाँ से निकल जाता है। इधर जियांग सोही से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में क्या तुम अपने बच्चे का अकेले ही पालन पोषण करने वाली हो। हान इस बच्चे का फादर होते हुए भी ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर सोही कहती है कि हान मेरे बच्चे के फादर नहीं है, बल्कि मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे बच्चे के फादर कौन है। ये सुनकर के जियांग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लग जाता है कि हान की दादी ने तो मुझे बताया था कि डीएनए रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि सोही के पेट में पल रहा बच्चा हान का है, फिर इन दोनों के बीच में कैसी कंफ्यूजन चल रही है। अब यहाँ पर इन दोनों की बात एक औरत वहाँ पर खड़ी होकर के सुन लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम नाजायज बच्चा लेकर के घूम रही हो, और वही सारी बातें जाकर के पूरी क्लास में फैला देती है। सोही जब अंदर आती है तो पूरा क्लास उसे लेकर के उल्टी सीधी बातें करने लगता है और वो औरत भी सोही के सामने खड़ी होकर के उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगती है और उसे बहुत बुरी तरीके से जलील करने लगती है और कहती है कि इसका तो कोई हस्बैंड भी नहीं है, तो दूसरे मर्द को अपने साथ में यहाँ पर लेकर के आई है। इतने पर वहाँ पर हान आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि
इसका हस्बैंड नहीं है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। इतने पर भी वो औरत चुप होने का नाम नहीं ले रही होती है, जबकि उसका हस्बैंड उसे बार बार चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो हान को अच्छी तरीके से जानता था। जहाँ वो फौरन से हान के आगे झुक करके उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करता हूँ, प्लीज मेरी वाइफ की जाहिलता की वजह से मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। जिस पर हान कहता है कि अगर तुम्हें किसी से माफी मांगनी है तो मेरी वाइफ से मांगो, अगर वो तुम दोनों को माफ कर देती है तो मैं तुम दोनों को बख्श दूंगा। ये सुनते ही वो दोनों सोही के सामने माफी मांगने लगते हैं, जिस पर सोही उन्हें माफ कर देती है, क्योंकि उसका दिल बहुत ही ज्यादा प्यारा था। जहाँ कुछ देर के बाद में क्लास स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सोही उन दोनों के बीच में खड़ी हुई होती है, जिन्हें ऐसे देख करके टीचर कहती है कि मिस्टर हान आप दूसरे टेबल पर चले जाइए। ये सुनकर के हान फ्रीज हो जाता है तो जियांग कहता है क्योंकि मैंने सोही के साथ में आधी क्लास की है, इसीलिए मैं इसके साथ में कंप्लीट भी करूंगा। ये सुनकर के तो हान का खून ही खोल जाता है और वो ना चाहते हुए दूसरे टेबल पर चला जाता है, जहाँ क्लास अब स्टार्ट होता है और बच्चे को डायपर पहनाना सिखाया जाता है। पर हान के तो दिल में आगे लगी हुई होती है और वो अलग लेवल पर ही डॉल को पकड़े हुए होता है, जिसे ऐसा देख करके टीचर कहती है कि हम यहाँ पर डायपर पहनाना सिखा रहे हैं, ना कि किसी के हाथ पैर तोड़ना। ये सुनकर के तो हान एकदम से शर्मिंदा हो जाता है, जहाँ सोही उसके पास आकर के उसे बहुत प्यार से बच्चे को डायपर पहनाना सिखाती है और उन दोनों की प्यार भरी फोटो दादी के पास पहुंचती है, जिन्हें देख करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। कुछ देर के बाद में जब दोनों घर वापस आते हैं तो दादी सोही से पूछती कि अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। ये सुनकर के सोही कहती है कि मैं तो अपना जन्मदिन भूल ही गई थी। तो दादी कहती कि भला अपना जन्मदिन कैसे कोई भूल सकता है। तो सोही कहती कि दादी मैं एक अनाथ लड़की हूँ, किसी ने मेरा कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, इसीलिए मेरे दिमाग में नहीं था। तो दादी कहती कि सुना तुमने कि तुम्हारी वाइफ क्या कह रही है। तो हान कहता है कि दादी मैं समझ गया। तो दादी कहती कि अब से हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इसमें मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। अब अगले दिन सोही जब अपने ऑफिस पहुंचती तो अपने टेबल पर बुके के साथ में गिफ्ट देखती है और जब वो उसे खोलती तो उसे पता चलता है कि तो जियांग की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। अब ये देख करके तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर जियांग ये सब कर क्यों रहा है। तभी वहाँ पर जियांग आता है और पूछता है कि तुम्हें गिफ्ट पसंद आया। तो सोही कहती कि सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इतना महंगा गिफ्ट मैं आपसे नहीं ले सकती हूँ। तो जियांग कहता है कि इतना भी महंगा नहीं है, वैसे मुझे पता चला है कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तो अगर तुम मेरा दिया हुआ गिफ्ट उस दिन पहनोगे तो तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगेगा। इतने पर वहाँ पर हान आ जाता है और उसके हाथ में भी गिफ्ट और बुके होता है। अब जियांग को देख करके तो हान की जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसे कहता है कि जब देखो तब तुम मेरी बीवी के आगे पीछे मंडराते रहते हो। इतना कह करके हान सोही को गिफ्ट देता है, जिस पर जियांग जानबूझ के कहता है कि जब तक तुम्हारा बर्थडे नहीं आ जाता है मैं तुम्हें खूब सारे ट्रीट्स दूंगा और गिफ्ट से भर दूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से हान के दिल में आग लगा जाता है। सोही कहती कि मुझे नहीं पता है कि उन्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। तो हान कहता है कि छोड़ो उस इंसान के बारे में। इतना कह करके उसे बहुत प्यार से अपना लाया हुआ नेकलेस पहना देता है, जिसके बाद में वो अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस जियांग के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता करो कि आखिर ये है कौन। जिस पर असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपकी दादी ने उन्हें इस कंपनी में एंट्री दिलवाया था। तो हान कहता है कि पर दादी का उसके साथ में क्या रिलेशन है और वो बदतमीज इंसान मेरी वाइफ में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। यहाँ पर हान सोचने लग जाता है कि ऐसी बात तो नहीं कि दादी को डीएनए रिपोर्ट के बारे में पता चल गया हो कि सोही के पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि दादी ने ये बात पता कर ली हो कि जियांग उसके बच्चे का फादर है और मुझे ये सच्चाई आज तक पता ना हो, इसीलिए दादी जियांग को सोही के करीब लाने में लगी हुई है। और इस बात से तो हान को और भी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। कुछ देर के बाद में असिस्टेंट आकर के बताता है कि जियांग फ्रांस से पढ़ाई करके वापस लौट करके आया है और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा दादी ही भेजती थी और उन्होंने जियांग को यहाँ पर आपको प्रवोक करने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो जानती कि आप कितनी जिद्दी और कोल्ड टाइप के इंसान है। इसीलिए उन्होंने जियांग को अरेंज किया ताकि वो आपकी फीलिंग का एहसास आपको करवा सके। ये सुनकर के तो हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से अपनी दादी के पास जाता है और वो काफी गुस्से से जियांग के बारे में दादी से पूछता है, जिस पर दादी कहती कि तुम्हारे जैसे अकड़ू इंसान के लिए मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। हान कहता है कि दादी मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं सोही को बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ और बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में कुछ ऐसी बातें हैं दादी जो कि आपको पता नहीं है। और आज मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे बीच में 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ था और दूसरी बात ये कि सोही के पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है। ये सुनकर के तो दादी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि नालायक कहेंगे, लगता है कि तुम पागल हो चुके हो क्योंकि सोही के बच्चे का फादर तुम ही हो। और यहाँ पर दादी उसे डीएनए रिपोर्ट के बारे में बता देती है और उसे वो डीएनए रिपोर्ट दिखाती भी है, जिसे देख करके तो हान को सदमा और खुशी दोनों ही एक टाइम पर मिलता है और वो यहाँ पर समझ जाता है कि वो रात कोई सपना नहीं था बल्कि एक रियलिटी थी। दादी कहती कि अब ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, जाकर के मेरी प्यारी सी बहू को रियल शादी के लिए प्रपोज करो। तो हान कहता है कि दादी बिल्कुल आप सही कह रही हैं क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। इधर सोही अपने मोबाइल पर डेट देख करके काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि कल शादी के 3 महीने पूरे होने वाले थे और उसे हान से दूर जाना था। तभी वहाँ पर हान आता है और ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है और उससे कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि कल बहुत सारे काम है। ये सुनकर के सोही सोचती कि लगता है कि डिवोर्स के बारे में कल मेरे साथ में बात करना चाहते हैं और सारे काम को निपटाना चाहते हैं। अगली सुबह सोही जैसे ही उठ करके बाहर जाती है तो सभी उसका जोरदार वेलकम करते हैं, जहाँ हान उसके सामने नील डाउन होकर के शादी के लिए उसे प्रपोज करता है। तो सोही कहती कि पर मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती हूँ। जहाँ सोही दादी से कहती कि दादी मैं हान को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ पर मैं इनके लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने किसी और का बच्चा कैरी किया हुआ है। ये सुनकर के दादी कहती है क्या बकवास कर रही
हो, यही तुम्हारे बच्चे का फादर है। अब ये सुन करके तो सोही काफी हैरान रह जाती है, जहाँ हान अब उसे एक एक करके सारी सच्चाई बताने लगता है। उस डीएनए रिपोर्ट से लेकर के उस रात वाली सारी सच्चाई अब सोही को पता चल जाती है, जिसे जानने के बाद में वो हान से शादी करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती है, जिस पर हान उसे बहुत प्यार से गले से लगा लेता है। जहाँ ये सीन देख करके सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जहाँ जियांग अब हान से माफी मांगते हुए कहता है कि यार मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें प्रोवोक किया, जिस पर हान कहता है कि मैं वो सब नहीं जानता, पर तुम अब भी मेरी वाइफ से दूरी रहना। हान की जलेसी भरी बातें सुन करके तो वहाँ पर सभी हंस पड़ते हैं, जहाँ हम अब अगले सीन में देखते हैं कि हान सोही के साथ में शादी के सारे कसमें वादे खाते हुए उसे बहुत प्यार से रिंग पहनाता है और एक प्यारी सी किस के साथ में अपने वेडिंग को कंप्लीट करता है। और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।